क्या मामलात हैं? सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, उसके बावजूद आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? इसी पर बात कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब वक्त निकालने के लिए। प्रोग्राम में हम पहले भी 2-4 बार प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। क्या समझते हैं क्यों आवाम को वो रिलीफ इस वक्त तक मुहैया नहीं किया जा रहा जिसके वादे दावे किए जा रहे थे? तो जो लेवी का टारगेट है वो भी अचीव कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि चूंकि 160 रुपए यानी कि 80-80 रुपए समझ लें आप डीजल पे और पेट्रोल पे, और ये 1468 यू राइटली पॉइंटेड आउट एक पेट्रोलियम लेवी का हदफ है, उसको पूरा करना है। प्लस या ये भी याद रखिए कि 24 रुपए और आई थिंक 33 रुपए डीजल पे और 24 रुपए पेट्रोल पे इंपोर्ट ड्यूटी है। ये भी याद रखिए कि जो 2.5 रुपए कार्बन लेवी 30 जून को थी, वो 1 जुलाई को आपको 2.5 की बजाय 5 करना पड़ी, जो कि आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट है जिसमें चला जाए। तो ये तो आप एक ओवरऑल तनाजुल समझ गई हैं जो टैक्सेशन लेवीज इस पे इस वक्त हैं। दूसरी बात यह है कि जो तेल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ी थी, तो आपने जरूर प्राइस पास थ्रू किया, कुछ सब्सिडी भी रखी गई, और कंप्लीट प्राइस पास थ्रू एक स्टेज पे नहीं किया गया। फिर जब 415 पे कीमत गई तो प्राइस पास थ्रू along with maintaining the levy at the higher rate so that ये कलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको मालूम है एफपीआर की कलेक्शन जो है वो उस सतह पर नहीं आ रही थी, तो कहीं और भी कलेक्शन को कम करना एक मुश्किल आंसर था। अब जो दुनिया की कीमतें हैं दे हैव कम डाउन वेरी क्विकली। इसमें मैं एक चीज जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ये बात आप जरूर दुरुस्त कह रही हैं कि जो इस वक्त पेपर प्राइस है, सो देर आर अ कपल ऑफ प्राइसेस जो कि दुनिया में ली जाती हैं। ये जो इस वक्त पेपर प्राइस है जो आप लोग देखते हैं, जिसको आप कहते हैं जो कीमत है तेल की जो दुनिया में, वो $70 के नीचे आ गई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। ये वो प्राइस है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या न्यूयॉर्क में कोट होती है। एक प्राइस है जो कोट होती है ऑन दी सिंगापुर प्लैट्स, जो फिजिकल बाइंग की कीमत है। वो नीचे जरूर आई है, वो उस तरह से शायद नीचे नहीं आई जिस तरह आना चाहिए था, पर फिर भी हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में चूंकि आपने अभी शुरू ही लेवी का जो अगला हदफ है वो क्या है, आपने तो पिछले साल का बताया ना। अगले साल का जो हदफ है वो 1670 अरब का है, यानी कि 200 अरब ज्यादा आपने कलेक्ट करने हैं फ्रॉम प्रीवियस। सो अगर उतनी ही क्वांटिटी रहे तो आपको लेवी भी एक सतह या उससे ऊपर रखनी है, कार्बन लेवी भी बढ़ानी है। सो उस तरह से ये लेवी के बारे में मेरी बड़ी क्लियर राय हमेशा रही है। ये जीएसटी को खत्म करके हमने लेवी लगाई थी सो दैट प्रोविंसेस से शेयर ना की जाए। दूसरी बात इसमें ये हमने रखी थी कि अब ये खाकान एक नजीब साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बेसिकली जो लेवी है या जीएसटी, ये सारे मामला जाहिर है निचली सतह के अवाम नहीं जानते उनको रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जब एक आम आदमी पेट्रोल डलवाने जाता है तो वो ये देखता है कि उसको कितना फ़र्क पड़ रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जाहिर है लोग इसी वजह से ये सवाल करते हैं। अब ये हुकूमत के अपने जो आदाद शुमार हैं, ये तो एक गोरख धंधा है ना, वो तो यही बात करते हैं। जब जिनके आगे माइक लगाओ हमने तो यही सुना है कि वो यही कहते हैं कि हमेशा से ऐसे ही चलता रहा है। रिलीफ के ऊपर बात हो रही है कि रिलीफ क्यों नहीं मिल पा रहा। पहले तो समझने की बात यह, मैंने जैसे कि पीएल, फिर क्लाइमेट लेवी है एक, फिर इंपोर्ट टैक्सेस है। ये सब मैटर करते हैं, और पाकिस्तान 80 से 85% ऑफ इट्स पेट्रोलियम नीड्स इंपोर्ट करता है, ये भी याद रखिए। इंपोर्ट कॉस्ट्स कम बिल्कुल। होना शुरू हो गई हैं, उस तरह से कम नहीं हुई। फिर रिफाइनरी के मार्जिन्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स हैं, डीलर कमीशंस है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। जब आप इस सारी चीज को देखते हैं और अपने मालियाती खसारे को कम करने के लिए 1670 अरब की लेवी को भी देखते हैं, तो ये सारा कुछ देखते हुए कीमत ऑन द हायर साइड है। ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। इन सब प्राइसेस को, यानी कि ग्लोबल ऑयल प्राइस, रुपी पैरिटी, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड लेवीज, इन सब मार्जिन्स को, और जो सॉफ्टनिंग हुई है इंटरनेशनल प्राइसेस से, उसका प्राइस पास थ्रू का इफेक्ट वो नहीं आया। अब इससे निकलने का क्या तरीका है, मतलब हम, वरना ये इस बहस में पूरा मुल्क उलझा रहेगा। इससे निकलने का ये तरीका है, मैंने ये बहुत दफा कहा है कि पाकिस्तान को ना बड़े सीरियस काम करने पड़ेंगे अगर हमने इस मसले से निकलना है। अब वो काम क्या है जो इस मसले से पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में निकाल देंगे? हम ये समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट का ये काम है कि वो कीमतों का तयन करे, और वो पाकिस्तान में इन कीमतों पे कोई रिलीफ दे। इसमें रिलीफ का कोई आंसर नहीं है। मैम, ये वर्ड समझने की कोशिश कीजिए। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है,
एक रुपी पैरिटी है, एक टैक्सेस है, एक लेवीज है, एक इंपोर्ट टैक्सेस है और एक कार्बन लेवी है। इसमें रिलीफ तो कोई है ही नहीं है। सो अब रिलीफ लेनी है आपने तो कैसे आएगी? लेट मी एक्सप्लेन टू यू सो दैट आज जरा पाकिस्तानी कौन भी समझे कि रिलीफ कैसे आती है। आपको एक रिलीफ आई हुई है कि आपको मोबाइल फोन जो है मुल्क में सस्ता मिलता है, जो सर्विसेज आप लेती हैं। वो रिलीफ कैसे आई हुई है? 4-5 कंपनीज हैं, आपस में compete करती हैं, आपको सस्ते पैकेजेस देती हैं। हमने जब तक हुकूमत की तहवील से निकाल कर डीरेगुलेट नहीं करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को, तो ये रिलीफ नहीं आएगी। जब तक एग्जैक्टली। हम अट्रैक्ट नहीं सही। करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सो दैट बहुत से लोग compete कर रहे हों, ये रिलीफ नहीं आएगी। नो नो, नाउ आई विल टेल यू 8 पॉइंट्स ऑफ रिलीफ। अगर आप ओगरा और नेपरा को कंबाइन करके एक अच्छा एनर्जी रेगुलेटर नहीं ना बनाएंगे, जो प्राइस डिटर्मिनेशन के बियॉन्ड जाके एक कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट करे, तो रिलीफ नहीं आएगी। आपकी रिफाइनरीज, अब ये समझ लीजिए, ये आपको कोई और नहीं बताएगा, सो समझिए। एक रिफाइनरी है पाकिस्तान में जो इंपोर्टेड क्रूड को रिफाइन कर सकती है, ऑन जिसको हम लाइट कन्वर्जन कहते हैं, वो पार्को है। बाकी सारी प्राइमरी, चले वर्ड दकियानूसी इस्तेमाल कर लें, लोगों को समझ आ जाएगा, वो सारी रिफाइन करती हैं हाइड्रो स्किमिंग पे बेस करके। आपने 15 साल में रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया, रिलीफ नहीं आएगी। आप जब तक ये जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है ना, आप यानी कि अभी भी डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड बिजली, क्यों किस तरह? क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है, वो गैस से बनती है जो एलएनजी आती है। आपने कुएं क्यों नहीं खोदे इन दोनों चीजों के पाकिस्तान में? आसान लफ्जों में समझना चाहते हैं ना, क्यों नहीं खोदे? रिलीफ तब आएगी जब आप ये सब स्ट्रक्चर ऑफ द पेट्रोलियम सेक्टर ठीक करेंगे। कुएं खोदेंगे। 1960 की दिहाई में सुई गैस दरियाफ्त हुई थी, आप मुझे मेजर रिकवरी बताएं। उसके बाद तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 4000 MMCFD पर डे आज से 10-15 साल पहले गैस पाकिस्तान में इंडिजिनस बनती थी, आज 2-2,500 बनती है। सो रिलीफ कैसे आ सकती है? एलएनजी तो 10 कार्गो इंपोर्ट होते हैं, वो तो इंटरनेशनल प्राइस है। आखिरी बात, बिल्कुल। अगर आप ये सही कह रहे हैं। सब काम नहीं किए, और जिसे कहते हैं एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है? जब आप गए कोविड में, जीरो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, वक्त गुजर गया, 20, 21, 22 गुजर गया, 26 में फिर जीरो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे। देखिए मैम, रिलीफ कौम को हमें आपके प्रोग्राम से, आपको भी मेरी बातें लॉजिकल लग रही है ना, कि कंपटीशन आएगा तो कीमत सस्ती बिल्कुल होगी, बिल्कुल। डीरेगुलेट होगा तो कीमत सस्ती होगी। अगर सरकार इनएफिशिएंटली एक चीज को चलाती चली जाएगी, वो रिलीफ कैसे दे सकती है? इंटरनेशनल कीमत पे खरीदती है, लेवीज और टैक्सेस और कार्बन लेवीज, 2 लेवीज लगाकर बेच देती है, आपको रिलीफ कहां से देगी? या तो वो ये लेवी उड़ा दे, उड़ा सकती है, उसके एग्जैक्टली। लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट टैक्सेशन रिटेलर पे लगानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे लगानी पड़ेगी, रियल एस्टेट पे लगानी पड़ेगी। मुल्क ही नहीं तैयार होता, रिटेलर्स पे टैक्स लगाते हैं, वो सड़कों पे आ एग्जैक्टली, तो जाते वहाँ से वो गेन करेंगे तो यहाँ पर वो रिलीफ दे सकेंगे। अच्छा ये भी बताएगा, अली परवेज़ मलिक साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द ईरान से तेल खरीद कर कुछ उसको अपने ऑयल के साथ मिक्स करके अब हमको रिलीफ देंगे। अब उन्होंने ये शोशा भी छोड़ा है, ये पॉसिबिलिटी है, और अगर है, जाहिर है जो नज़र आती है, तो वो कब तक फिर पॉसिबल हो सकता है? अभी तो दूर दूर तक इस हवाले से कोई मैकेनिज्म ही नहीं बना। ईरान के साथ अब ट्रेड में आगे बढ़ना चाहिए। एक किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करना चाहिए कि हम उस पर रिलाई करेंगे, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। हम पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड, तेल, ये चीजें, मादनियात जरूर वहां से मंगवा सकते हैं। हम वहां पे टेक्सटाइल, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर, सीमेंट, ये सब कुछ बेच भी सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। लेट्स थिंक डीपली। पाकिस्तान में स्केल करना है ना इन चीजों को। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि तेल मंगवा, तेल तो ऑलरेडी $1 बिलियन के करीब आता है, वो इनफॉर्मली पाकिस्तान में बिक रहा है। अब आप क्रूड मंगवाना चाहते हैं, मैं फिर कहूंगा कि आपने एक जमाने में सुना होगा कि रशियन क्रूड आना था, फिर क्या हुआ? फिर पता चला कि हाइड्रो स्किमिंग में वो जो हार्ड क्रूड है वो तो रिफाइन ही नहीं हो सकता। ये बात तो मैंने जब आप मंगवाने गए थे तभी कह दी थी। अब पार्को तो शायद ईरान का क्रूड कर सकती है रिफाइन, बाकी मुझे नहीं मालूम, अथॉरिटीज को टेस्ट करना है। मेरा ये ख्याल है कि शायद वो क्रूड इतना इजीली रिफाइन नहीं होगा, सैंपल लेके देख लें, शायद हो सकता हो। अब अगली चीज आईपी पाइपलाइन है, उसमें आपको बढ़ना चाहिए। उसमें जो इस वक्त आर्बिट्रेशन है इंटरनेशनली, उसको निकालना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। प्रोफेशनल्स बिठाने चाहिए ताकि वो एक कमरे में इरानियन प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के तय कर सकें हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट। वंस वी कम आउट ऑफ सही। दिस,
देन उसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, वायबिलिटी देखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल है 700 750 किलोमीटर हमारी साइड पे है, वो कहाँ बिकेगी? आखिर में कहने का मकसद ये है कि ये सारी सही। अपॉर्चुनिटीज तो हैं यहाँ के साथ, इनको अमली जामा पहनाना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।